फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन दे रखा है लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कल्चरल टूल यानी कि सांस्कृतिक उपकरण, तो इसकी बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा समाज को इम्पोर्टेंट माना, साथ ही साथ संस्कृति को, और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है तो SCL यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की कहते हैं। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, जो बच्चे की भाषा होती है। तो कल्चरल टूल यानी कि सांस्कृतिक उपकरण की बात कौन करेंगे? लेव वाइगोस्की करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, इसको कि आप लोग SPCF के थ्रू यहाँ पर याद रखते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट वाला स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। BF स्किनर, इन्होंने देखिए रीइंफोर्समेंट वगैरह की बात करते हैं, ये आपके व्यवहारवाद से संबंधित है, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे से ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वह है लेव वाइगोस्की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखिए, जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बच्चे को केंद्र में रखने का मतलब क्या हो गया, जो भी एक्टिविटीज़ यानी जो भी गतिविधियाँ कराई जाएगी, सब कुछ बच्चे को ध्यान में रख करके, बच्चे की एज को ध्यान में रख करके, बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रख करके ही कराई जाएंगी, ठीक है। यानी कि एज पर नीड यहाँ पर बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, जिस बच्चे की जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही उसको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ना। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा था कि अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखिए, केवल पाठ्यपुस्तक को नहीं, पाठ्यपुस्तक क्या है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, ठीक है। तो सभी बच्चे पाठ्यपुस्तक के थ्रू ही सीखे, ये जरूरी नहीं है। जिस बच्चे की जैसे हो सकता है, हम उसके सामने जो उस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये बात गलत है कि केवल पाठ्यपुस्तक को ही ज्ञान का स्रोत के रूप में उपयोग करना है ना। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी क्षमता होती है चीज़ों को सीखने को, चीज़ों को करने की, ठीक है। तो उसके आधार पर बच्चों को आपको अलग नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है, बल्कि हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटी के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है। ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगी। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। देखिए, जब भी आपके जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो, या फिर प्रगतिशील शिक्षा की बात हो, या फिर NCF की बात हो, NEP की बात हो, तो ये कभी भी, ठीक है, बच्चों को दंड या फिर पुरस्कार देने की बात नहीं करते हैं। क्योंकि जब बच्चों को बार बार पुरस्कार या फिर बार बार दंड दिया जाता है, तो फिर बच्चा या तो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है, या तो फिर पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैंने वही बोला कि एज पर नीड एजुकेशन दी जाती है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। और यहाँ पर टीचर कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर बच्चे को एक तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो टीचर क्या करेगा, अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज लाएगा, पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएगा, ठीक है। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए जो आपकी क्लासरूम है उसमें एक या फिर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से कुछ चीज़ों को सीख पाएगा। जैसे जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, है ना। तो क्या ये हमारे देश के लिए एक रुकावट है, एक बात है? बिल्कुल भी नहीं। हम जो है
जो सभी लोग हैं उनसे भी कई तरीके की लैंग्वेज सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह कार्य कर रही है, ठीक है, कोई रुकावट या फिर कोई बाधा के रूप में कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह एक क्लासरूम में अगर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे, तो ये जो है दूसरे बच्चों के लिए संसाधन, एक गुण की तरह काम करेगी, रुकावट की तरह कार्य नहीं करेगी, है ना। तो जो बहुभाषीयता होती है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ और एनईपी, ये क्या करती है, एक संसाधन, एक गुण की तरह, एक रिसोर्स की तरह आपको इसको क्लासरूम में लेना है। तो रुकावट ये गलत हो जाएगा, समस्या व्यवस्थागत मुद्दा नहीं, एक गुण और साधन हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लेव वाइगोस्की 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे के विकास में, समाज को, साथ साथ जो बच्चे की कल्चर, संस्कृति होती है और लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर पूछ दे कि बच्चे के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, तभी ऑप्शन चाहिए। संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी ऑप्शन चाहिए, या फिर लैंग्वेज, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी ऑप्शन चाहिए, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जब भी जो है क्वेश्चन ये बने कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेव वाइगोस्की ने किसको माना है। तो वो 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, समाज को, साथ ही साथ संस्कृति को, और जो बच्चे की लैंग्वेज है, बच्चे की भाषा है ना। तो यहाँ पर वही दे रखा ऑप्शन में कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की, यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल गया, लैंग्वेज, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी बात कौन करते हैं, आपके नॉम चॉम्स्की करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉम चॉम्स्की ने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का दिमाग होता है, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है, उसमें क्या होता है, LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। इससे क्या करता है, बच्चे जो भी उसके आसपास, जो भी उसके इन्वायरमेंट में लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चे उसको एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं नेचुरली, ठीक है। आपका LED नहीं है, जो आपके घर में बल्ब लगा हुआ है वो नहीं है, LAD है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एक्वायर करने की जो जन्मजात क्षमता होती है वो बच्चे के अंदर होती है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करते हैं, तो नॉम चॉम्स्की। तो ये ऑप्शन ये क्योंकि यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हुए हैं वो कौन बताए हुए, जीन प्याजे ने। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हुए हैं, 4 चरण बताए। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था SPCF, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 4 चरण यानी कि 4 अवस्थाएं हो गई। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। स्कीमा की भी बात कौन करते हैं, आपके जीन प्याजे कहते हैं। बेसिकली देखिए स्कीमा क्या होता है, अब हम जो भी चीज़ें दिन भर में देखते हैं उसका हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही चीज़ दिन भर में देख रहे हैं, ठीक है। हम जो है करीब करीब बहुत सारी चीज़ दिन भर में देखते हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों का क्या होता है, हमारे माइंड में एक संरचना बनती चली जाती है ना। अब देखिए जब वापस आप उसी चीज़ को या फिर उसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्यों पहचान पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस वस्तु का या फिर उस व्यक्ति का पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक संरचना बनी हुई है, तभी आप जो है उस वस्तु को या फिर उस व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं ना। अगर संरचना नहीं बनी होती तो आप उस वस्तु को या फिर उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। तो जो जीन प्याजे वो यही कहते हैं कि हर एक चीज़ का हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है, और इन्हीं संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, है ना। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर समझा। हालांकि जब जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमसे लेव वाइगोस्की को अकॉर्डिंग पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी यहाँ पर आप लोग साथ में डिस्कस कर दिए हैं। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। देखिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो बच्चे का इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि बच्चे की जो है सीखने में कहाँ पर कमी रह गई, बच्चे को कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। जो टीचर उसे जिस मेथड से पढ़ा रहा है वो मेथड बच्चे के लिए यूज़फुल है भी या फिर नहीं, ठीक है। तो बच्चे का इसलिए इवोल्यूशन किया जाता है ना। इससे क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग होती है उसमें हेल्प मिलती है, उससे पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है। बट यहाँ पर रखा है कि अधिगम में सहायक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न नहीं करता है बल्कि हेल्प करता है ना, सहायता करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। देखिए जो बच्चे का इवोल्यूशन किया जाता है वो कम सफल या फिर
बेहद सफल, ठीक है, इस तरीके के विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा कितना सीख पाए, टीचर को जो अपनी टीचिंग मेथड में कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बच्चा और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि प्रतिपुष्टि के लिए किया जाता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो टीचर होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी टीचिंग मेथड में या फिर जो शिक्षा शास्त्र उसमें जो है सुधार कर सकता है, बच्चों को कहाँ तक चीज़ें समझ में आई, इससे जो है जो टीचर होता है उसको जानकारी मिलती है जब वो बच्चे का इवैल्यूएशन करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड यानी कि पीएन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये पीएन क्या है, देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को पढ़ के अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती होती है कि वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम में सोचते हैं कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और उन्हीं स्टूडेंट का लास्ट में 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको कंप्लीट करने के बाद में, सभी चीज़ें पढ़ने के बाद में आपको अपने एग्जाम के 20 दिन पहले पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है, मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के एग्जाम के 20 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले ही बनाती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट आपको पहले से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जो है आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत पहले जो आपकी 2018 या फिर 2017 में एग्जाम हुए तो उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का डायरेक्ट यूज करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते थे। बट अभी जो क्वेश्चन बन रहा है, जो आपके एग्जाम पैटर्न आ रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड को पढ़ करके अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यकीन ना हो तो आप जो सीटेट का जो लेटेस्ट एग्जाम है उनके खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए और देखिए। यहाँ पर अभी मैं जितनी चीज़ें आपको करा रही हूँ उनको जरूर कीजिए। बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है, मैं बीच बीच में आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड बताती चलूँगी। साथ ही साथ जो है एक अलग से पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड की आपके एग्जाम के 20 दिन पहले मैं क्लास लूँगी, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपने टाइम को मैनेज करने में, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, उनको सभी क्वेश्चन आते हैं, फिर भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ करके चले आते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, चैनल पे बस बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेगेटिव टैग वर्ड की, तो आपका जो ट्यूशन पढ़ाना होता है ये क्या होता है, आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, और हमसे यहाँ पर नेगेटिव भी पूछ रखा है, तो आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ जो अभिप्रेरणा होता है, जो मोटिवेशन होता है, ठीक है, साथ साथ जो प्रोत्साहित करना होता है ना, फिर अधिगमकर्ताओं से बातचीत करना होता है, ये सारे क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, है ना। मैंने इतना जल्दी पॉजिटिव टैग वर्ड को कैसे ढूंढ पाया, क्योंकि मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से यही अप्रोच आपको अपने एग्जाम में भी करनी है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ पहले डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आप इतना जल्दी खोज पाएंगे, इतना जल्दी अपने क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो सिर्फ चैनल पे बने रहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोग साथ में धीरे धीरे करके डिस्कस करती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था, है ना, का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, इसके साथ साथ जो सामवेगिक अवस्था यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अगर मैं बात करूँ जो विकास के पक्ष होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, PCSC, ठीक है। PCSC का मतलब क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट यानी जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा सामाजिक विकास होता है, और साथ साथ जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये पक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हमसे शारीरिक विकास और जो सामाजिक अवस्था की बात की है। देखिए जब भी आप जो है फिजिकली अच्छा फील नहीं करते, जैसे कि मान लीजिए कभी भी आपको फीवर वगैरह हो गया, फिर कुछ और भी दिक्कत हो गई, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जो उस समय जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप रोने लगते हैं, ठीक है। तो जो आपका इमोशंस होता है, आपकी भावनाएं होती हैं, उसका जो है आपके शरीर से जो आपकी स्वास्थ्य है इससे संबंध होता है, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है का कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो आप अच्छा फील भी करते हैं, ठीक है, या फिर आपको अच्छा महसूस भी होता है, आप हैप्पी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट है, का कोई आपसी संबंध नहीं, बिल्कुल गलत है, की भूमिका नगण्य, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और इसमें भी स्टूडेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड का यूज़ करूँ, देखिए यहाँ पर जो वर्गीकृत या फिर जो नामांकित करना है, ये आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपको वर्गीकृत या फिर नामांकित करने की बच्चों की बात की जा रही है, तो ये आपका क्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका। देखिए इसमें आपका सेकंड दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कट गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर इसमें भी आपका सेकंड दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट और थर्ड इसमें भी दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड इसमें भी दे रखा है, यानी कि थर्ड तो हमारा सही होने वाला है और फर्स्ट भी हमारा सही होने वाला है, क्योंकि दोनों में दे रखा है और इन दोनों में से हमारा जो है कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसको चेक करेंगे, सर फोर्थ वाले को। ठीक है, फोर्थ वाले को क्यों चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में फोर्थ वाला नहीं दे रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ वाले को अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी मानक विधि दे रखा है। मानक विधि भी क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर जो है हमने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता दिया बिना पूरे क्वेश्चन को रीड किए। तो यही स्मार्ट तरीके से आपको जो अपने एग्जाम में भी अप्लाई करना है और इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पर जो इसको पूरा डीपली भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है, अगर आप जो है बच्चे को एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो बच्चे का मनोबल है आप उसको बढ़ाइए। ठीक है, साथ साथ बच्चे को मोटिवेटेड कीजिए, है ना, तो ये तो सही है, तो ये तो ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड क्या था, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। मैंने क्या बोला, कभी भी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी कैपेसिटी के आधार पर उनको अलग थलग नहीं करना है। ठीक है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है, सभी बच्चे की सीखने की कैपेसिटी योग्यता अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर बच्चों को अलग या फिर नामांकित नहीं करना है कि ये फर्स्ट श्रेणी वाला बच्चा है, सेकंड श्रेणी वाला बच्चा है ना, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। फिर थर्ड क्या है, विद्यार्थियों से संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। बिल्कुल सही बात है, यानी कि संवाद कीजिए, बच्चे से परिचर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखता है, हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है। जब वो संवाद करता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, तो बच्चे अपने विचारों को रखते हैं, दूसरा बच्चा जो उसके विचारों को सुनता है। ठीक है, साथ साथ अपने विचारों को भी रखता है, तो यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है, तो ये बात सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षक की मानक विधियों का अपनाना चाहिए। देखिए जो शिक्षण की मानक विधि होती है, यानी कि बिल्कुल एक ही तरीके से सबको पढ़ाना है। ठीक है, और विविधता की उपेक्षा करना, विविधता को सम्मान देना है, उपेक्षा नहीं करना है, एक संसाधन के रूप में देखना है, तो ये आपका गलत है यहाँ पर। यानी कि हमारा कौन सा सही था, फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अधिगम उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो आंशिक दृष्टि वाला है। ठीक है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया कि उसको थोड़ी बहुत चीज़ें विजुअल है, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप उसके सामने बड़ी मुद्रण पुस्तकें रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वाली पुस्तकें, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखा हो, ठीक है, बच्चा को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही है, तो अगर अक्षर जो है बड़े लिखे रहेंगे तो बच्चा उसको ईजिली पढ़ पाएगा। तो ये तो बात सही है ना, तो ये तो क्या होगी, उपयुक्त होगी। तो ये ऑप्शन ही होगा। त्रिविमी नक्शे और चार्ट। त्रिविमी नक्शे और चार्ट का मतलब क्या होता है, जो उभरे हुए होते हैं थोड़े से, तो इससे भी बच्चा जो स्पर्श करके चीज़ों को सीख सकता है या फिर बता पाएगा, तो ये भी आपका उपयुक्त सामग्री है, ये भी आंसर नहीं होगा। बोलती पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पट। अब आपने देखा होगा कि कई सारी जो है बोलती पुस्तकें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी या फिर डी लिखा हुआ है, तो अगर आप इस पर जो है पेन से टच करेंगे तो यहाँ पर तुरंत बोलेगा ए। ठीक है, फिर यहाँ पर टच करेंगे तो बी, है ना। तो इस तरीके से जो बोलती पुस्तकें होती हैं वो अभी आने लगी हैं, तो इससे भी जो आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है उसको हेल्प मिलेगी। मान लीजिए उसको देखने में दिक्कत हो रही है बट सुनकर तो चीज़ों को सीख सकता है ना। तो ये तीनों क्या है, उपयुक्त हैं, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। अब बच्चों को पहले से देखने में दिक्कत है, थोड़ी बहुत उसको चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ऐसे में आप उसको इतना छोटा छोटा लिखा हुआ जो है पुस्तक ला करके दे रहे हैं, तो क्या बच्चा इस चीज़ को रीड कर पाएगा, नहीं रीड कर पाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, उपयुक्त नहीं है, और यहाँ पर फोर्थ ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ठीक है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना
अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी जो है मुझे राइट आंसर नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बता दूँ, तो जो पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पर वो क्या होता है, एज पर नीड एजुकेशन देना। जो नेगेटिव टैग वर्ड है, बच्चों को पृथक करना या फिर नामांकित करना या फिर अलग थलग करना, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। हालांकि और भी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दिया है। आप जो है मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे, फर्स्ट आंसर है या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। और देखिए ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नहीं तो एक जो है थोड़ा सा छोटा ही कमेंट, कोई इमोजी वगैरह ही बना करके प्लीज़ ज़रूर भेज दीजिएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि जो इतनी मेहनत करने के बाद में जो क्लासेस बनाई जा रही हैं आपके लिए, वो आपको हेल्पफुल लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो है नीचे कमेंट्स में कमेंट करके कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।